हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस डेली आंसर राइटिंग वीडियो में, जहां पर हम GS1 हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस स्टेज का जो GS1 पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के दिन मैं लेकर आया हूं आपके लिए GS1 के यूनिट 3 का सब यूनिट 2। राइट, सो यूनिट 3 सब यूनिट 2 के क्वेश्चंस जो हैं आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। और इन तीनों क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो जो यूनिट 3 का टॉपिक है इन दी GS1 सिलेबस, इट इज रिलेटेड बेसिकली टू द वैल्यूज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विस, गांधीयन थॉट्स और कुछ ऐसे टॉपिक जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आज हम एक एक करके 4 मार्कर, 8 मार्कर और 20 मार्कर के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन व्हिच इज वाज 4 मार्कर क्वेश्चन। आई होप आपने ये जो तीनों क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं, आपने टेलीग्राम के चैनल पर जाकर के इनकी क्वेश्चन फाइल जरूर इसको डाउनलोड किया होगा, इनको अटेम्प्ट करने की भी आपने कोशिश की होगी, क्योंकि आज के तीनों क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है और अप्लाइड क्वेश्चंस भी हैं। और अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है इन टॉपिक्स की तो यू कैन इजीली राइट आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस। जैसे यहां पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा दैट डिस्कस द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल GS1 के सिलेबस में, GS1 के पेपर के अंदर आपको राइट टू इंफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। तो यहां राइट टू इंफॉर्मेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए RTI का बेसिक ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको पहले भी कहा है कि 4 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर आप सीधा जो टू द पॉइंट आंसर है उसको लिखने की आप कोशिश करिए। जितने समय आप बचा सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर उतना समय आप बचाइए। तो मैंने सबसे पहले कहा कि देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये मैंडेट करता है कि टाइमली रिस्पॉन्स होना चाहिए सिटीजन रिक्वेस्ट का फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। कोई भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन आप सिटीजन अगर उसकी मांग करते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो टाइमली मैनर में वो इंफॉर्मेशन सिटीजन को मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया। आइदर इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस आंसर कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है, उसने ये सबसे पहले इनिशिएटिव जो है भारत के अंदर लिया था। और इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है फिर मैं डायरेक्टली उनके ऊपर जंप कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो आप इस इंट्रोडक्शन को और छोटा कर सकते हो। RTI एक्ट 2005 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, इतना लिख करके भी आप सीधा बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आ सकते हो। ठीक है, अब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स यहां पर क्या है? एम्पावर करना है सिटीजन को, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना है वर्किंग के अंदर। गवर्नमेंट की जो वर्किंग स्टाइल है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होगी अगर सिटीजंस इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, करप्शन कंटेन करेंगे एंड मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन रियल सेंस। सो दिस इज अगेन एन ऑब्जेक्टिव व्हिच हैज बीन स्टेटेड एज द ऑब्जेक्टिव फॉर RTI एक्ट। फिर मैंने लिख दिया कि ये जो एक्ट है इट्स अ बिग स्टेप कि अगर सिटीजन इन्फॉर्म्ड रहेगा अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट तो वो ज्यादा इंपावर रहेगा, अपने राइट्स को लेकर भी ज्यादा अवेयर रहेगा। और इसके साथ मैंने बता दिया कि इट वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट द practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities। कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज के पास इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग गवर्नमेंट फंक्शनिंग और एनी अदर डेटा जो उनके पास है, वो डेटा एक्चुअली पब्लिक का डेटा है और पब्लिक को उस डेटा का एक्सेस होना चाहिए। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव मैंने यहां पर 4 नंबर के आंसर के अंदर लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट अप let us look at the question which has been asked for 8 marks, that is 120 words के अंदर आपको जो क्वेश्चन लिखने थे, इसमें मैंने आपसे पूछा about the concept of integrity। स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर एक दी गई, इसको पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द टेस्ट्स ऑफ इंटेग्रिटी is complete refusal to be compromised, explain with reference to a real life example। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? इंटेग्रिटी, जब भी आप थ्योरेटिकल हम नोट्स पढ़ते हैं रिलेटेड टू एथिक्स और रिलेटेड टू वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस, वी रीड अबाउट इंटेग्रिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेग्रिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी, और कैसे इंटेग्रिटी को शो किया जा सकता है। तो यहां पर एक फैसेट जो इंटेग्रिटी का है वो पूछ लिया गया कि इंटेग्रिटी का एक टेस्ट ये होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज होने से रिफ्यूज करते हैं, मना करते हैं। इसको इंटेग्रिटी का एक टेस्ट बोल सकते हैं, राइट? इसको आपको एक एग्जाम्पल देकर प्रूव करना है। तो देयर आर 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज। हाउ इज दिस रिलेटेड टू इंटेग्रिटी, ये आप पहले पार्ट के अंदर शो करेंगे। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स देंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आप दिखाएंगे कि कैसे whenever a person refuses to be compromised he or she shows integrity।
तो मैंने सबसे पहले इंटेग्रिटी की डेफिनेशन के साथ आंसर को स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि इंटेग्रिटी मींस सिमिलर स्टैंडर्ड्स और मॉरल प्रिंसिपल्स आप अडॉप्ट करते हो सिमिलर काइंड्स ऑफ सिचुएशंस में। तो अलग अलग टाइम ऑफ द डे पे या अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेज में ऐसा नहीं है कि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। आप सेम सेट ऑफ रूल्स एंड सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स से विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज आप डिसीजन मेकिंग करते हो। आप सिमिलर स्टैंडर्ड यूज करते हो, सिमिलर मॉरल प्रिंसिपल्स यूज करते हो। एक कंसिस्टेंसी रहती है आपके एक्शंस के अंदर। तो मैंने वही कहा कि इट मीन्स टू बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट इन थॉट्स, स्पीच एंड एक्शन। सोचने का तरीका, बोलने का स्टाइल और काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और जो भी इंटेग्रल पर्सन होता है, इंटेग्रिटी वाला इंसान होता है, वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है टेम्पटेशन से, ना ही प्रेशर से वो डिसुएड होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्शियंस और अपने प्रिंसिपल को मानता है। तो ये कुछ वर्ड्स के अंदर आप इंटेग्रिटी की जो बेसिक समझ आप रखते हो वो आप पहले यहां पर लिख दोगे, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हाउ अ कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड इज नोन एज इंटेग्रिटी। मैंने लिखा इंटेग्रिटी में आपके थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन सब एक ही तरीके के सिमिलर स्टैंडर्ड को अप्रोच कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि आप सेक्रीफाइस करते हो पर्सनल गेन्स को इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर आप सिविल सर्वेंट हो तो आप लोगों की भलाई के लिए, आप पब्लिक वेलफेयर के लिए अपना जो प्राइवेट गेन है, आप वो प्राइवेट गेन सेक्रीफाइस करोगे। आप खुद करप्शन नहीं करोगे, आप अपने ट्रांसफर के बारे में, अपनी प्रमोशन के बारे में ना सोचते हो, वही काम करोगे जो पब्लिक की भलाई के लिए सही है। इसी तरीके से इंटेग्रिटी हेल्प इंडिविजुअल टू कीप इन माइंड द एम एंड पर्पस ऑफ वंस एक्शन इवन व्हेन इट इज इनकन्वीनियंट और अनप्रॉफिटेबल। कॉम्प्रोमाइज यहां भी नहीं करना है, भले आपको मुश्किल हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, आपको नुकसान हो रहा है, तब भी आप वही एक्शन लेते हो, वही डिसीजन लेते हो जो आपकी इंटेग्रिटी अलाउ करती है, जो आपके स्टैंडर्ड्स अलाउ करते हैं, राइट। एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल इज ऑलवेज हैज टू बी देयर। अगर इंटेग्रिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो कॉन्शियंस में गिल्ट फीलिंग आ जाएगी और वो आपके इंटरनल पीस को डिस्टर्ब करती है। अगर आप ट्रूली इंटेग्रल पर्सन हो तो जब भी आपने अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, जब भी आपने कोई ऐसा काम किया जो आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, तो आपके अंदर टर्मोइल आ जाता है। यू आर, भले आप बाहर से बहुत अच्छा बनने की, दिखने की कोशिश करो, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपके अंदर जो है बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलते रहेंगे, और जब तक आप अपने किए गए एक्शन को सही ना कर लो, अपनी गलती को सुधार ना लो, तब तक आपको पीस नहीं मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो साइन दैट यू नेवर रिफ्यूज टू बी कॉम्प्रोमाइज, राइट। तो 3 स्टेप प्रोसेस है। राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए, भले वो आपको नुकसान दे रहा हो, और ओपनली डिक्लेयर करो कि मेरे स्टैंडर्ड क्या हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने स्टैंडर्ड आप चेंज कर रहे हो। अगर आप स्टैंडर्ड चेंज नहीं कर रहे हो तो आप पब्लिक को पहले ही बता कर रखो कि लोग भी आपके बारे में जानते हो कि ये जो इंसान है, ये जो प्रोफेशनल है, जो वर्कर है, वो इस तरीके से काम करता है, और वो सबको पता है और वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की इंटेग्रिटी होती है। ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी, और फिर मैं दे रहा हूं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल। और एक चीज ध्यान रखना है, कीवर्ड्स, जितने ज्यादा कीवर्ड्स ऐसे आंसर्स के अंदर आप डालोगे उतना ज्यादा मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। कीवर्ड से मेरा मतलब है, जैसे यहां पर देखिए, स्टेडफास्टनेस, कमिटमेंट्स, ट्रस्टवर्दीनेस, मॉरल रिफ्लेक्शन, इस तरीके के वर्ड्स, भारी भारी वर्ड्स आपको लग सकते हैं, लेकिन दीज वर्ड्स दे रियली कन्वे द मीनिंग ऑफ द सब यूनिट 2 ऑफ यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर जितने भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो आपका आरटीआई हो, चाहे वो हमारा एथिक्स इन पब्लिक सर्विस हो, चाहे वो गांधीयन थॉट्स हो, ऐसे वर्ड्स जब आप यूज करते हो, कीवर्ड्स आंसर के अंदर डालते हो, तो एग्जामिनर को ज्यादा क्लैरिटी से आपकी जो आंसर का क्रक्स है वो कन्वे होता है, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑब्वियसली मैंने जो यूज किया, आप उनसे अलग एग्जांपल यूज कर सकते हो, इट डज नॉट मैटर। तो मैंने एग्जांपल क्या यूज किया, अलग अलग एग्जांपल मैंने यूज किए। जैसे सबसे पहले मैंने बोला कि पर्सन लेवल ऑफ ऑनेस्टी को डिस्क्राइब करने के लिए, मॉरलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम इंटेग्रिटी यूज करते हैं, और वो कभी भी आपकी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर से हमेशा हम उम्मीद करते हैं कि जो भी वो हमें डायग्नोसिस करके बता रहे हैं हमारी डिजीज के बारे में, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो भी वो ट्रीटमेंट बता रहे हैं हमें, वो ट्रीटमेंट बिल्कुल सही बता रहे हैं, वो हमें ज्यादा फ्लीस करने की, हमसे फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ऐसा हम क्यों सोचते हैं? बिकॉज डॉक्टर्स आर नोन टू बी पीपल हु हैव ग्रेट इंटेग्रिटी एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस, ठीक है। एंड इफ यू कॉम्प्रोमाइज दिस, तो डॉक्टर्स की जो प्रोफेशन है वो कई बार बदनाम भी होती है। कई बार हमें सुनने में आता है कि कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस डॉक्टर्स जो हैं या हॉस्पिटल जो है वो उसको एम्प्लॉय करते हैं। सो दैट रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ इंटेग्रिटी, और उसकी वजह से क्या होता है कि पूरे प्रोफेशन, चाहे वो इंटीग्रल डॉक्टर्स भी हैं, इंटीग्रिटी वाले डॉक्टर्स भी हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं, राइट। नेक्स्ट,
महात्मा गांधी का एग्जाम्पल जरूर दे देना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। महात्मा गांधी के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा यहाँ पर काम आता है और अच्छा इंप्रेशन भी देते हैं एग्जामिनर को, कि मैंने कहा कि महात्मा गांधी वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की पूरे दिन पूरी अपनी लाइफ जो है वो बात करते रहे और उन्होंने उसको फॉलो किया। उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसे कॉल ऑफ कर दिया जब उन्होंने देखा कि चौरी चौरा में वायलेंट इंसिडेंट हुआ है। सो ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज। इवन उनको उससे नुकसान हुआ, कई लोगों ने उनके क्रिटिसिज्म किया। आज भी जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कई लोग उनका क्रिटिसिज्म करते हैं दैट गांधी जी शुड नॉट हैव कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बहुत अच्छी मूवमेंट चल रही थी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, ब्रिटिशर्स वर आल्सो वेरी एप्रीहेंसिव ऑफ द मूवमेंट, लेकिन गांधी जी ने उसको चौरी चौरा के वायलेंस के बाद तुरंत वापस ले लिया। तो इसमें गांधी जी की इंटेग्रिटी तो भले ही हमें पता चल जाती है कि उन्होंने बोला नॉन वायलेंस तो नॉन वायलेंस, अगर वायलेंस करोगे तो वी विल टेक बैक द मूवमेंट। तो गांधी जी डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, फिर मैंने कह दिया कि देखो इंटेग्रिटी जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहने का भी सबूत देती है। इसमें किसी आईएएस ऑफिसर्स का, जैसे मैंने यहाँ पर अशोक खिमका जी का एग्जांपल ले लिया है, 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, 51 टाइम्स ट्रांसफर हो चुका है उनका, 24 साल से ज्यादा उनका करियर हो रहा है जो, उसमें उनको 50 से ज्यादा बार ट्रांसफर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उनका नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड था टुवर्ड्स करप्शन। तो चाहे उनके फेलो ऑफिसर्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो लोकल जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उन्होंने उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट्स की, उनको ट्रांसफर करने में मजबूर किया, लेकिन फिर भी उनका जो एटीट्यूड है वो बना रहा और आज वो इंटेग्रिटी की वजह से ही फेमस है। उनको इसीलिए जाना जाता है कि वो करप्शन नहीं करेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दैट नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड इट लीड्स टू इंटेग्रिटी। एंड फाइनली कंक्लूजन के अंदर मैंने लिख दिया कि देखो सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है इंटेग्रिटी के लिए, विल पावर चाहिए होती है ताकि आप टेम्पटेशंस को, लालच को रेजिस्ट कर सको, उससे लड़ सको, राइट? तो ये सारी चीजें आप ऐसे आंसर्स के अंदर लिखोगे। और उसके बाद फाइनली लेट अस टॉक अबाउट द 20 मार्कर क्वेश्चन which is related to Gandhian thoughts. Analyze Mahatma Gandhi as a moralist and a man of action through his ideas on truth, non-violence and सत्याग्रह। कीवर्ड्स मार्क कर लो पहले क्वेश्चन के अंदर। ट्रुथ, गांधी जी सच्चाई के बारे में क्या कह रहे हैं, गांधी जी नॉन वायलेंस के बारे में क्या कह रहे हैं, गांधी जी सत्याग्रह के बारे में क्या कह रहे हैं। आपके आंसर के अंदर ये तीनों कीवर्ड्स के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट हाउ गांधी जी थॉट अबाउट, वो मॉरलिस्ट किस तरीके से थे, अबाउट ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, एंड मैन ऑफ एक्शन। मैन ऑफ एक्शन का मतलब उन्होंने कुछ एक्शंस के थ्रू भी दिखाया होगा कि वो ट्रुथ, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह को बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, राइट? तो ये आंसर कैसे अप्रोच करेंगे, मैंने एक कोट से इसको स्टार्ट कर दिया। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर आंसर्स विद अ कोट इन केस ऑफ एथिकल क्वेश्चंस। कुछ ही सब्जेक्ट्स के अंदर ये पॉसिबल हो पाता है कि आप आंसर्स को कोड के साथ स्टार्ट करो, जैसे कि दिस इज नॉट पॉसिबल इन ज्योग्राफी, दिस इज नॉट वेरी मच पॉसिबल इन हिस्ट्री एज वेल। हिस्ट्री में भले कुछ जगहों पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इकोनॉमी में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एनवायरमेंट के सब्जेक्ट्स में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, साइंस में पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन एथिक्स और हिस्ट्री में यू माइट फाइंड सर्टेन क्वेश्चंस जहां पर आप किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के कोट से, उसके द्वारा कही गई किसी बात से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। यहां पर मैं लिखा गांधी रेज्ड नॉन वायलेंट एक्शन टू अ लेवल नेवर बिफोर अचीव्ड एंड कृष्ण कृपलानी असर्ट्स। अब ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की लाइंस लिखते हो ना, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है एग्जामिनर को दैट यू आर वेल रेड, तैयारी करके आए हो आप। भले आपने ऐसे कुछ लाइंस को याद कर लिया था कि मुझे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो मैं वहां पर इन लाइंस को यूज कर लूंगा या कर लूंगी, क्योंकि गांधीयन थॉट के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही। सो गांधी जी के बारे में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स या राइटर्स या स्कॉलर्स के आइडियाज आप पहले ही याद करके जाओगे एग्जाम के अंदर, तो वो आपको फायदा करने वाला है, राइट? तो मैंने लिखा है गांधी जी वाज फर्स्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस फ्रॉम द इंडिविजुअल टू सोशल एंड पॉलिटिकल प्लेन, कि सिर्फ पर्सनल लेवल पे ही नहीं, पॉलिटिकल और सोशल लेवल पे भी, पूरे नेशनल लेवल के ऊपर वो नॉन वायलेंस की जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है? अब एक एक करके मैं नॉन वायलेंस, सत्याग्रह और आपका जो ट्रुथ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, राइट? तो मैंने सबसे पहले नॉन वायलेंस की बात की कि गांधी जी जो है वो वायलेंस को हिंसा मानते हैं। संस्कृत में जो हिंसा का मतलब होता है कि किसी भी तरीके की इंजरी आप दूसरे को नहीं करना चाहते हो, ठीक है? एंड जो भी नॉन वायलेंस पोजेस करता है, जो भी नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करता है, उसको डिवाइन ब्लेसिंग है, ऐसा गांधी जी का मानना था, राइट? सो फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना अगेन वही एग्जांपल दिया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है? ये उनके मैन ऑफ एक्शन होने का सबूत देता है। और उनके हिसाब से नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स एट द डिस्पोजल ऑफ मैनकाइंड, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, माइटियर देन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नॉन वायलेंस का पावर, राइट? तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके बाद मैंने लिखा कि वर्ल्ड के पायनियर थे वो नॉन वायलेंट थ्योरी में और प्रैक्टिस में, और आज भी गांधी जी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर फेमस हैं तो इसी वजह से फेमस हैं क्योंकि लोग उनको नॉन वायलेंस के लिए और ट्रुथ के लिए जानते हैं, ठीक है? लेट्स
सत्याग्रह के बारे में उनका क्या व्यू है? सत्याग्रह इज अ मॉरल वेपन अकॉर्डिंग टू गांधी जी एंड द स्ट्रेस इज ऑन सोल फोर्स ओवर फिजिकल फोर्स। यानी कि आत्मशक्ति के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान है और वो एनिमी को पेशेंट सफरिंग और लव के थ्रू जीतना चाहते हैं। एनिमी को वेपन्स के थ्रू नहीं हराना चाहते, वो एनिमी को खुद फील करवाना चाहते हैं कि वो गलत है। और ये हम कैसे फील करवा रहे हैं? लव और पेशेंट सफरिंग की वजह से। नाउ ऑल दीज थ्योरीज ऑफ गांधी जी, आई एम नॉट सेइंग कि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन अगर समझ सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ सकते हो तो एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू लर्न ऑल दीज थिंग्स सो दैट यू कैन राइट। इसके कुछ नोट्स बना लो आप, सत्य से जुड़े हुए, सत्याग्रह से जुड़े हुए, नॉन वायलेंस से जुड़े हुए, इसके अलावा जो ट्रुथ है, ट्रस्टीशिप की थ्योरी है, इनसे जुड़े हुए, और जो सोशली डिप्रेस्ड क्लासेस की अपलिफ्टमेंट है उससे जुड़े जुड़े 150 वर्ड्स के नोट्स आप बनाकर तैयार रखिए कि कभी भी गांधीयन थॉट्स का क्वेश्चन दिखेगा, और वो जरूर दिखेगा पेपर के अंदर, वहां पर मैं ये सारे नोट्स जो है वो लिखाऊंगा, राइट। It aims at winning over unjust law, not at crushing, punishing or taking revenge, but convert and heal it। कि हम बदला नहीं लेना चाह रहे, हम आपको रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, आपको चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो लॉर्ड हंटर को बोलते भी हैं दैट सत्याग्रह इज अ मूवमेंट बेस्ड एंटायरली अपॉन ट्रुथ, इट रिप्लेसेस एवरी फॉर्म ऑफ वायलेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो, चाहे वर्बल वायलेंस हो, हम वो नहीं करना चाहते हैं। वी ओनली वांट कि आप सत्य को समझें, और इसीलिए हम इसको सत्याग्रह कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सत्याग्रह के जो बेसिक प्रिसेप्ट्स है वो आप यहां पर लिख सकते हो। और उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट ट्रूथ। गांधी जी के लिए ट्रूथ इज रिलेटिव, मैन इज नॉट केपेबल ऑफ नोइंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ। गांधी जी कहते हैं कि जो अटल सत्य है वो हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन रिलेटिव ट्रूथ हमें जरूर पता लगता है। और अगर हम अटल सत्य तक जानना चाहते हो, डिस्कवरी करना चाहते हो एब्सोल्यूट ट्रूथ की, तो इट इंप्लाइज सत्याग्रह। सत्याग्रह के थ्रू यू ट्राई टू फाइंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और ये सारी चीजें मैंने यहां पर जो है लिख दी है। फाइनली कंक्लूजन ऐसे आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि गांधी जी के बारे में अगर यहां पर पूछा गया है कि मॉरल उनका परसेप्शन क्या है और कैसे वो मैन ऑफ एक्शन है, इन सारी चीजों को लास्ट में आपको समराइज करना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। सो वी कैन सी दैट गांधी जी's पॉलिटिकल contributions offered us independence, but his ideologies enlightened India as well as the world। कि इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है मिली, उसमें बहुत सारे लीडर्स का योगदान था गांधी जी के साथ, लेकिन गांधी जी के आइडियाज उस फ्रीडम स्ट्रगल को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंस के बाद भी आज के समय तक गांधी जी ने जो आइडियाज दिए, जो आइडियोलॉजीज गांधी जी ने दी, जिसको गांधीयन फिलॉसफी भी कह रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चाहे वो आप एग्जांपल दे सकते हो, साउथ अफ्रीका का अपार्थीड के अगेंस्ट मूवमेंट रहा है, जो रेसिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट रहा है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका के अंदर जो डिक्टेटर्स के अगेंस्ट उन्होंने अपने स्ट्रगल्स किए हैं, इन सभी स्ट्रगल्स के अंदर गांधी जी के आइडियाज को यूज किया गया है। इवन मार्टिन लूथर किंग इन यूएसए, जिसने रेसिज्म, जो यूएस के अंदर सिस्टमैटिक रेसिज्म था अगेंस्ट द अफ्रीकन अमेरिकन, वहां पर भी गांधी जी को और गांधी जी के आइडियाज को इन्वोक करते हुए ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दी रेसिज्म, राइट। सो ये सारी चीजें यू कैन राइट इन दीज आंसर्स, एंड द ओनली थिंग दैट विल मेक यू बेटर एट राइटिंग आंसर्स इन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इज योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको देखते हैं, आप वहां पर जितना ज्यादा कोशिश करोगे आंसर लिखना के, उतना ज्यादा बेटर होते जाओगे। एंड मुझे उम्मीद है कि अभी जो एग्जाम हमारे आने वाले हैं, एचपीएस के प्रीलिम्स के बाद का जो टाइम होने वाला है, वहां पर आप जी भर के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हो। और अभी भी आप लोग अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को बिल्कुल अब्रप्टली बंद नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर वीक आप जरूर कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। सो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।